बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, आज से हम अपनी क्लास 10 की फ़िज़िक्स की न्यू बुक स्टार्ट करने लगे हैं। आप सबको पता है कि क्लास 10 का आप लोगों का न्यू सिलेबस आया है, सारी आपकी न्यू बुक्स हैं। तो हम आज फ़िज़िक्स की बुक को शुरू करेंगे। बायो की और केमिस्ट्री की तो हमने स्टार्ट कर दी है, उसको हम पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह आज से हम फ़िज़िक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम अपने कंटेंट्स वाले पेज को देख लेते हैं कि हमारी इस न्यू बुक में फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो इंक्लूड हैं। देखिए, आपके टोटल जो है वो फिजिक्स के 12 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 10 से आपके चैप्टर्स शुरू हो रहे हैं। जो आपका चैप्टर 10 है ना, वही आपका पहला चैप्टर है, क्योंकि आपकी 9th क्लास में चैप्टर 9 तक थे ना चैप्टर्स, तो अब 10th क्लास में चैप्टर नंबर 10 से आपके चैप्टर्स शुरू हो रहे हैं। तो टोटल आपके जो है वो 12 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 21 तक। अच्छा, आपकी इस न्यू बुक्स की ना सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है वो ये है कि इसमें पहले ही आपकी पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर दे दिए हुए हैं। पहले हमेशा पेयरिंग स्कीम एंड पे आती थी ना, तो अक्सर उसकी वजह से ना बच्चों को मुश्किल भी होती थी कि जो चैप्टर उन्होंने प्रिपेयर किया होता था वो लॉन्ग की पेयरिंग में नहीं होता था, और जो उनको इतना अच्छा नहीं आता होता था, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो जाता था ना, वो लॉन्ग की पेयरिंग में आता था तो फिर उन्हें वो एंड पे जो है वो थोड़ी टेंशन बन जाती थी। तो अब हम हर चैप्टर को जो है ना वो पेयरिंग स्कीम के हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये आपकी बुक वालों ने दी हुई है, बोर्ड वालों ने दी हुई है। तो ये आपकी 100% कंफर्म है कि पेपर इसी स्कीम के हिसाब से बनेगा। अब आज हमने अपना सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिजिक्स शुरू करना है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि थर्मल फिजिक्स जो है ना, आपकी पेयरिंग स्कीम में थर्मल फिजिक्स का क्या बताया हुआ है कि कितने क्वेश्चन आने हैं। देखिए, आपके टोटल 12 चैप्टर्स है ना, 12 ही एमसीक्यूज होते हैं। हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आना है। तो इस जो चैप्टर को हमने शुरू करना है ना, चैप्टर 10, इसमें से भी एक एमसीक्यू आना है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, चैप्टर 10 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आएंगे, और उसके अलावा आपके जो लॉन्ग का एक पार्ट है ना, वो भी चैप्टर 10 में से आएगा। क्योंकि देखिए, आपके लॉन्ग अब तो आप पेपर दे चुके हैं ना, आपको आइडिया है किस तरह से लॉन्ग आते हैं। 3 लॉन्ग आते हैं, जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, और सारे लॉन्ग जो है ना उनका ए और बी दो दो पार्ट्स होते हैं, और जो भी लॉन्ग आपने अटेम्प्ट करने हैं ना, उसके दोनों पार्ट्स करने होते हैं। तो अब आपके जो है चैप्टर 10 से भी एक पार्ट आएगा लॉन्ग का। तो हमने इस चैप्टर को शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है और लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करना है, और एमसीक्यू भी इसमें से एक आएगा। तो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पैराग्राफ है ना, ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, इसमें से आपने सिर्फ थर्मल फिजिक्स की डेफिनेशन को याद करना है, और आपने इसमें से कुछ भी याद नहीं करना। इस पैराग्राफ में आपको ये बताया हुआ है कि हीट और टेम्परेचर। अच्छा, अब हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क होता है? हीट क्या चीज होती है? हीट एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो एक चीज से फ्लो करती है या ट्रांसफर होके दूसरी चीज में जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ये जो है ना कोई चीज है, ये गर्म है और ये चीज ठंडी है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो चीज ट्रांसफर होगी ना, वो क्या होगी? हीट। अब उस हीट के ट्रांसफर होने की वजह से देखिए, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर हमने पानी को बॉईल करना है, हम नीचे आग जलाते हैं, हम क्या देते हैं? उसको हीट देते हैं ना, उसकी वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ता है और वो बॉईल हो जाता है। तो हीट क्या है? हीट वो एनर्जी है जो दो बॉडीज के दरमियान फ्लो करती है, एनर्जी। और टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर हम कहते हैं दर्जे हरारत को, यानी वो उस हीट को या उसको ना मेजर करता है। मेजरमेंट जो हमें देते हैं ना, वो क्या चीज होती है? टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर उसको मेजर करके बताता है, अगर ये चीज कोल्ड है तो इसका टेम्परेचर क्या है, ये चीज हॉट है, जो हम मेजर करते हैं ना किसी चीज को, तो वो क्या होता है? कितना गर्म है या कितना ठंडा है, तो वो उस चीज का क्या होता है? टेम्परेचर होता है। अच्छा, हीट एंड टेम्परेचर हमारी डेली लाइफ में है। हम सूरज की तपिश को, उसकी वार्मथ को, यानी गर्मी को जो है उसको फील करते हैं। उसके अलावा हम कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ठंडे दिन में, तो हम ये सारी चीजें जो है वो हीट और टेम्परेचर से ही रिलेटेड है। अब जो थर्मल फिजिक्स है ना, उसके अंदर देखिए, थर्मल का जो वर्ड होता है ना, वो निकला ही हीट से है। जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? थर्मोमीटर है। तो इसी तरह जो थर्मल का वर्ड है ना, ये जहां पे भी आएगा आपने समझ जाना है हीट की बात हो रही है। तो हम थर्मल फिजिक्स में देखेंगे कि किस तरह से हीट जो है वो फ्लो करती है। अगर आप एक गर्म चाय का कप रखेंगे रूम में, अपने नॉर्मल रूम के टेम्परेचर में, ये तो आपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप एक गर्म कप चाय का रख देंगे, थोड़ी देर बाद वो कप जो है वो ठंडा हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो हीट होती है ना, हमेशा हीट जो है ना वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। जो गर्म होती है ना चीज, उससे ठंडी चीज की तरफ जाती है। यानी तो जो चाय का कप गर्म था ना, उससे हीट, और उसके मुकाबले में हमारा रूम ठंडा था। चाहे आपके रूम में गर्मी होगी, लेकिन चाय के कप के मुकाबले में तो आपका रूम ठंडा ही है ना, तो वहां से हीट फ्लो करके रूम की तरफ
तरफ आ जाएगी और कप का जो टेम्परेचर होगा ना वो थोड़ी देर बाद रूम के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। और अगर आप कोई ठंडी चीज रूम में रख देंगे, जैसे एक आइस रख देंगे, तो वो आप देखेंगे थोड़ी बहुत मेल्ट होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे रूम की जो हीट है ना वो ज्यादा है और आइस की हीट कम है। तो रूम का जो आपके इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है ना उसकी हीट आइस की तरफ ट्रांसफर होने लग जाएगी, फ्लो करने लग जाएगी और आइस जो है वो मेल्ट होने लग जाएगी। तो हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। उसके अलावा जब हीट फ्लो करती है, हीट एनर्जी फ्लो करती है, तो उन चीजों का टेम्परेचर चेंज होता है, या तो ज्यादा हो जाता है या तो कम हो जाता है। तो हम ये सारी चीजें थर्मल फिजिक्स में देखते हैं और किस तरह से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये सारी बातें जो हैं वो हम फिजिक्स के किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, थर्मल फिजिक्स के अंदर। उसके बाद आगे यही बताया हुआ है कि इस चैप्टर के अंदर हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को ना पढ़ेंगे बारी बारी डिटेल से, टेम्परेचर को, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, फेज चेंजेस क्या आते हैं, जो हमारे मटेरियल के किसी भी मैटर के जो फेज, सॉलिड, लिक्विड, गैस के दरमियान चेंजेस किस तरह आते हैं, लेटेंट हीट क्या होती है, इवेपोरेशन, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में बारी बारी एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि इन प्रिंसिपल्स को जो है वो समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी एवरीडे लाइफ की जो चीजें हैं उनको भी अंडरस्टैंड कर सकें ना, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर किस तरह काम कर रहे हैं, हीट इंजन, या फिर हमारी जो अर्थ का क्लाइमेट है, जो हमारे मौसम तब्दील होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो थर्मल फिजिक्स सिर्फ हमारी, और ये तो हमारी डेली लाइफ की चीजें थी ना, तो अब वो कह रहे हैं कि थर्मल फिजिक्स सिर्फ हमारी डेली लाइफ के बारे में नहीं है, बल्कि थर्मल फिजिक्स को यूज करते हुए साइंटिस्ट जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं? स्पेस को, यानी कि जो हमारे इर्द गिर्द की जो हमारी खला है ना उसको भी वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके अंदर वो भेजते हैं ना, स्पेस के अंदर एयर स्पेस क्राफ्ट वगैरह भेजते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट एनर्जी सिस्टम्स बना सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की प्रोडक्शन, डिफरेंट सिस्टम्स जो एनर्जी को यूज करते हैं उनको बना सकते हैं। एंड इमेंडेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इमेंडेट होता है बेहतर बनाना, किसी चीज के अंदर जो एरर्स हैं या जो गलतियां हैं उसको खत्म कर देना और उसको बेहतर बना देना। तो हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको और बेहतर बना सकते हैं, जैसे एयर कंडीशनर्स वगैरह, या फिर अक्सर मोबाइल ओवर हीट हो जाते हैं तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इस तरह जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास, उसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं इस सारी चीजों को यूज करके। इसके बाद हमारा पहला टॉपिक शुरू हो जाता है थर्मल एक्सपेंशन का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से समझना है। बहुत आसान है, देखने में मुश्किल लग रहा होगा, भी मैं आपको समझाऊंगी ना आपको ये बहुत आसान लगेगा। तो आपने इसको ध्यान से समझना है, आप इसको समझ लेंगे ना तो ये आपको साथ साथ याद हो जाएगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ना थर्मल एक्सपेंशन की ना डेफिनेशन बताई हुई है। अब देखिए एक्सपेंशन लफ्ज से पता चल रहा है एक्सपैंड होना, फैल जाना, किसी चीज का फैल जाना, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब एक तो वो चीज फैल रही है, एक्सपेंशन तो हो रही है, लेकिन वो एक्सपेंशन हो किसकी वजह से रही है? हीट की वजह से। तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? थर्मल एक्सपेंशन कहा जाएगा। अब हम जब भी किसी चीज को हीट देंगे, व्हेन इट इज हीटेड, जब भी हम किसी चीज को हीट देंगे तो किस चीज में चेंज आएगा? अगर उसकी लेंथ में, यानी उसकी लंबाई में, उसके एरिया में कितनी उसने स्पेस ली हुई और उसके वॉल्यूम में जो है उस चीज के चेंज आ जाते हैं एरिया में या वॉल्यूम में, तो हमारे पास हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर क्या होगी? थर्मल एक्सपेंशन। जैसे कि ये एक रॉड है ना, अगर ये लंबाई में बड़ा हो जाएगा, जैसे पहले इसकी लेंथ इतनी थी, जब हमने इसको हीट दी तो इसकी लंबाई में इतना सा चेंज आ गया और अब इसकी लेंथ जो है वो इतनी होगी, और या फिर इसका जो है वो चौड़ाई में चेंज आ गया, अब इसकी जो चौड़ाई थी वो इतनी होगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्मल एक्सपेंशन हम इसको कहेंगे। अब ये होता क्यों है बच्चों? हम अभी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट करके आए हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 14 था, जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसके अंदर हमने ये सारी चीजें इतनी डिटेल से पढ़ी हैं। और मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी चीज को टेम्परेचर देते हैं ना, यानी हीट देते हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या हो रहा है? पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना, मतलब पार्टिकल्स जो है मुसलसल मूव कर रहे हैं। हमें काइनेटिक थ्योरी भी यही बताती है केमिस्ट्री में। अब गैस के पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, लिक्विड के जो है वो थोड़े से गैस से कम तेजी से मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर गैस से थोड़ी कम एनर्जी है। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ना, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे पैक होकर ना जुड़े हुए होते हैं, तो वो बिल्कुल सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। मूव वो भी मतलब ऐसे नहीं है कि वो मूव कर सके, जैसे गैस के जो है वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चले जाते हैं ना, हर तरह की मूवमेंट करते हैं, हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरह की मूवमेंट तो नहीं कर सकते, वो बस अपनी जगह पे पड़े ही वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ मूवमेंट तो उनके अंदर भी है ही सही ना, वाइब्रेट तो वो भी कर ही रहे हैं। तो उनके अंदर सबसे कम एनर्जी होती है तीनों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से सॉलिड में सबसे कम एनर्जी है। अब होता क्या है, जब हम टेम्परेचर हीट देते हैं ना तो टेम्परेचर बढ़ता है, पार्टिकल्स के अंदर और एनर्जी आती है, वो और तेजी से मूव करने लग जाते हैं। देखो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? मूवमेंट की एनर्जी है ना, तो पार्टिकल्स और स्पीड से मूव करते हैं और जब उनके अंदर एनर्जी आती है
अब जब वो इतनी तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं ना, तो वो स्प्रेड हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं पार्टिकल्स। फिर उनको मूव करने के लिए ना और स्पेस चाहिए होती है। तो वो मटेरियल जो के ऊपर प्रेशर लगाते हैं ना, ज़ाहिर है जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो वो क्या करती है, आपस में भी टकराती है, और जिस मटेरियल के अंदर वो होती है उसके साथ भी, वो उस कंटेनर के साथ भी टकरा रही होती है बार-बार। तो क्या होता है कि प्रेशर लगाती है वो। उस प्रेशर की वज़ह से क्या होता है, पार्टिकल्स के प्रेशर बढ़ने की वज़ह से वो मटेरियल क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है, ताकि पार्टिकल्स को जो है वो और ज़्यादा जगह मिल जाए उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, और वो आसानी से मूव हो सके। अच्छा, उसके अलावा वो कह रहे हैं कन्वर्सली, यानी इसके बरअक्स, इसके मुकाबले में जब हम एक चीज़ को कूल डाउन कर देंगे, ठंडा कर देंगे, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो बिल्कुल इसके ना उल्टा काम होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट देने से उसके पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करने लग गए थे ना, और वो चीज़ जो थी वो एक्सपैंड हो गई थी, वो सब्सटेंस जो था वो एक्सपैंड हो गया था। इसी तरह जब हम ठंडा करेंगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, फिर वो क्या करेंगे, वो कम तेज़ी से मूव करेंगे, तो वो एक-दूसरे के क्लोज़-क्लोज़ आने लग जाएँगे, और फिर क्या होगा, वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये 2 डेफिनिशंस हैं, एक थर्मल एक्सपेंशन जो हीट की वज़ह से पार्ट हमारा सब्सटेंस फैल गया, उसके लेंथ, एरिया या वॉल्यूम बढ़ गए, उसे हम क्या कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, और उसी के मुकाबले में जब हम ठंडा कर देंगे उस चीज़ को, तो उल्टा काम हो जाएगा, पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, वो एक-दूसरे के क्लोज़ आ जाएँगे, मूवमेंट उनकी कम हो जाएगी, तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये एक डायग्राम बताई हुई है, वो कह रहे हैं कि पहली जो ए है ना डायग्राम, उसके अंदर पार्टिकल्स जो है टेम्परेचर कम है तो लो एम्पलीट्यूड से मूव करें। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, या कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से कितना दूर तक मूव कर सकता है। अगर वो यहाँ पड़े ना, यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है, तो इसका एम्पलीट्यूड बस इतना ही है। क्यों यहाँ तक मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो वो इससे ज्यादा दूर ये पार्टिकल जो वो मूव ही नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखें ना, पार्टिकल्स कितना कम कम स्पेस है तो कितना कम कम मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है इनकी मूवमेंट का। लेकिन नीचे वाली डायग्राम में देखिए एम्पलीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि इनको टेम्परेचर दे दिया ना, तो पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी ज्यादा आ गई, वो और स्पीड से मूव करने लगे, तो उनका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, हाई हो गया, क्योंकि वो अपनी जगह से ज्यादा दूर तक मूव कर सकते हैं। अब इसके बाद ना हमने बारी-बारी तीनों स्टेट्स के अंदर, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के अंदर थर्मल एक्सपेंशन को पढ़ना है। पहले सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में, फिर गैसेस में, कि इनके अंदर किस तरह से थर्मल एक्सपेंशन होती है। ऑलमोस्ट जो है वो बातें सेम ही होंगी। सॉलिड, लिक्विड, गैस की जो स्टेट्स हैं उनके बारे में हम केमिस्ट्री में बहुत डिटेल से समझ चुके हैं, इसलिए हमें ये पढ़ना जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये आपके पास ना पेपर में इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे लिखना है, लिक्विड्स के बारे में भी और सॉलिड्स के बारे में भी और गैसेस के बारे में भी। तो ये ना बहुत ईजी है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी ना, एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर थोड़ी सी, और साथ जो है ना वो इसकी इक्वेशन है वो मैं आपको समझा दूंगी, तो आपको इसमें कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। वो कह रहे हैं व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे एक्सपैंड। सिंपल बात है, हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि जब भी हम किसी चीज को हीट देते हैं तो उसके अंदर एक्सपेंशन होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आती है, वो और तेजी से मूव करते हैं, तो वो मटेरियल जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं। अब ये एक्सपेंशन जो है ना वो सॉलिड्स के अंदर वो कह रहे हैं ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहती है, यानी एक जैसी सेम रहती है ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज, यानी काफी ज्यादा टेम्परेचर। ब्रॉड क्या होता है, काफी ज्यादा, किसी चीज का ना फैलाव बहुत ज्यादा हो जाना, तो टेम्परेचर हम काफी ज्यादा भी करते जाते हैं तो ये चेंज कंसिस्टेंट ही रहता है। इस बात का क्या मतलब है, देखिए जितना जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना सेम चेंज ही आएगा। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना एक दफा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सॉलिड की रॉड थी, तो वो 1 मिलीमीटर उसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई। जब हम 10 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर देंगे तो दोबारा 1 मिलीमीटर ही लेंथ बढ़ेगी, फिर 10 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर कर देंगे तो दोबारा 1 मिलीमीटर लेंथ बढ़ जाएगी। तो काफी ज्यादा टेम्परेचर रेंज तक जाते जाते यही होता है कि जो चेंज होता है ना वो तकरीबन हमारा क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो टेम्परेचर में चेंज की वजह से हमारे पास जो है वो सॉलिड्स की लेंथ में भी चेंज आ सकते हैं और वॉल्यूम में भी। देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल पहले लेंथ इतनी थी, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो लेंथ जो है वो इतनी हो गई, तो लेंथ में भी चेंज आ सकता है। और वॉल्यूम में भी, कि अगर फॉर एग्जाम्पल पहले इसका वॉल्यूम इतना था ना, हमने जब, मैं आपको बल्कि यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कि अगर पहले इसका वॉल्यूम इतना था, इसकी चौड़ाई, हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फॉर एग्जांपल लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इसका जो फैलाव था ना वो वॉल्यूम इंक्रीज होने में चला गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो लेंथ और वॉल्यूम दोनों में चेंज आ सकता है। अगर लेंथ में चेंज है, अब ये आपको ना यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो कह रहे हैं अगर लेंथ में चेंज आता है ना तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अगर थर्मल एक्सपेंशन तो हो रही है, लेकिन उस एक्सपेंशन, वो एक्सपेंशन किस तरफ हो रही है,
है, लेंथ की तरफ हो रही है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा बल्कि लेंथ में चेंज आ रहा है। दो तरह के चेंज हो सकते हैं ना, या तो लेंथ में चेंज होगा या तो एरिया और वॉल्यूम में चेंज होगा। तो हमारे एरिया और वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा बल्कि लेंथ में आ रहा है अगर, तो हम उसको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। लीनियर का वर्ड जहां पे भी आ जाएगा ना, आपको समझ जाना ये वर्ड लाइन से निकला है, और लाइन क्या होती है, लेंथ को बताती है। तो ये लेंथ से वर्ड निकला है और लाइन से निकला है। सीधी लाइन में या लेंथ की कोई भी बात होगी ना तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। अब वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, हम जो है वो ड्रॉ करने लगे हैं इक्वेशन। तो हम देखिए वो कह रहे हैं कि एक हमारे पास एक मेटल रोड है, वो नेक्स्ट फिगर में उन्होंने बताई है, उसकी इनिशियल लेंथ यानी उसकी शुरू में लेंथ, जब हमने उसको अभी हीट नहीं दी थी तो उस टाइम पे उसकी लेंथ कितनी थी, एल नोट थी। इनिशियल कहते हैं इब्तिदाई यानी शुरू वाली चीज को। और टेम्परेचर उसका इनिशियल कितना था, जब अभी हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था, जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर था वो कितना था, टी नोट था। ये इन्होंने ना वैल्यूज दी हुए सपोज करने के लिए। अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आएगा उसमें तो वो हमें वैल्यूज दे देंगे ना, कि फॉर एग्जांपल पहले लेंथ जो थी वो 10 मिलीमीटर थी और टेम्परेचर जो था वो 20 डिग्री सेल्सियस था। फिर हमने जो है वो टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया और लेंथ जो थी वो 10 मिलीमीटर से बढ़ के फिर कितनी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल जो है वो 14 मिलीमीटर हो गई। तो वो तो इस तरह हमें न्यूमेरिकल में दे देंगे क्वेश्चंस, तो हम इस इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे जो हम नेक्स्ट पेज में बनाने लगे हैं। यहाँ पे हमने जो है वो एज्यूम करनी है वैल्यूज के। लेंथ शुरू में कितनी थी, एल नोट थी, और टेम्परेचर कितना था, टी नोट था। अब जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया ना तो टेम्परेचर कितना हो गया, फॉर एग्जांपल टी हो गया, और नई जो उसकी लेंथ आई है यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से उसकी लेंथ भी तो बढ़ेगी ना, एक्सपेंड होगी। तो उसकी अब नई लेंथ कितनी आ गई है, एल आ गई है। अब हमने अगर बताना है कि लेंथ में कितना इंक्रीज आया है तो वो हम इस फॉर्मूला से बता सकते हैं। देखिए डेल्टा एल, डेल्टा जहाँ पे भी ये आ जाएगी ना, ये ट्राइंगल के जैसे इसको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। जब भी हमने किसी चीज का चेंज बताना होता है ना तो हम इस तरह डेल्टा डेल्टा का साइन साथ लगा देते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं आपको नॉर्मली कहती कि एक रॉड की लेंथ जो थी वो 12 मिलीमीटर थी और मैंने उसको हीट दी, हीट देने से जो है वो एक्सपेंड होगी और उसकी लेंथ कितनी हो गई, 14 मिलीमीटर हो गई। और मैं आपको बोलूंगी कि बताएं उसकी लेंथ कितनी बढ़ी, उसकी लेंथ में कितना चेंज आया। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 14 माइनस 12 करके मुझे बता देंगे कि 2 मिलीमीटर चेंज आया लेंथ में। 2 मिलीमीटर लेंथ जो है वो हीट करने की वजह से बढ़ गई। अब यहाँ पे भी तो देखिए ना, जब हमारी शुरू में जो लेंथ थी, देखिए जो ज्यादा लेंथ होती है उसको हम शुरू में रखते हैं ना, यानी जो बाद में चेंज होने से बढ़ के जो लेंथ आई है उसको हमने शुरू में रखा है 14 को, और जो पहले हमारी थी क्या नाम है ओरिजिनल लेंथ उसको हमने बाद में रखा है माइनस में। तो इसमें भी देखिए हमारी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल नोड थी, ये नोड का साइन लगा हुआ है, इसको आप ओरिजिनल भी कह सकते हैं ना, एल ओरिजिनल। ओ आप ये समझ ले, मतलब आप इस ट्रिक से याद रखते हैं ना कि छोटा सा ओ साथ लिखा हुआ है, वैसे तो इसको एल नोड कहते हैं, तो लेकिन छोटा सा ओ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये ओरिजिनल लेंथ है। और ये वो लेंथ है कि जो हीट देने से इंक्रीज होने के बाद हमारे पास लेंथ आई है। तो हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एल आ जाएगा कि लेंथ में कितना चेंज आया। अब देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि टेम्परेचर जो था ना वो शुरू में तो था 20 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के कर दिया है 35 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ मैंने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, ये इतनी लेंथ इंक्रीज होने के लिए मैंने कितना टेम्परेचर दिया होगा। तो फिर आप क्या करोगे, आप 35 में से 20 को माइनस करके मुझे सिंपल बता दोगे कि आपने 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया तो आपकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हुई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब टेम्परेचर का भी हमने चेंज देखना है ना तो हमने क्या लिखना है, उसको डेल्टा टी लिखना है। चेंज के लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा का यानी चेंज का साइन, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा टी लिखेंगे। और जो चेंज होने के बाद टेम्परेचर है वो टी है ना, और जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो क्या है, टी नॉट है। तो टी से हम टी नॉट को माइनस करेंगे, यानी 35 में से जैसे हमने 20 को माइनस किया था ना, ओरिजिनल वाले को हमने बाद में रखा था, तो इस तरह से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ना आपको दिखाया हुआ है डायग्राम बना के कि ना पहले हमारे पास रॉड की लेंथ कितनी थी, ये ओरिजिनल लेंथ थी ना हमारे पास, तो ये एल ओ लिखा हुआ है, एल ओरिजिनल एल नोट। जब हमने इसको टेम्परेचर दिया ना तो ये हमारी लेंथ जो है वो इतनी इंक्रीज हो गई, तो ये हमारे पास क्या हो गई, पूरी एल हो गई, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एल दूसरी लेंथ आ गई। पहले अगर ये 12 मिलीमीटर थी एल तो ये एल नोट थी, अब ये 14 मिलीमीटर हो गई तो ये क्या होगी, एल। अब हमने डेल्टा एल बताना कि कितना चेंज आया, तो देखिए चेंज तो ये आया है ना, तो हम जब
जब इन दोनों को माइनस करेंगे ना, इस पूरी लेंथ को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा एल। क्योंकि चेंज तो बस इतना है ना, इतनी तो हमारे पास पहले भी थी ना, इतनी सी तो पहले भी थी, हीट देने से तो बस ये इतनी सी इंक्रीज हुई है। तो ये हमारे पास हीट की वजह से जो एक्सपेंशन हुई है, जो चेंज आया है लेंथ में, वो ये लेंथ है हमारी, जो हमारे पास कितनी होगी, 2 मिलीमीटर। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है, ये लेंथ जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि हमने ये ऑब्जर्व किया, ये नोटिस किया कि लेंथ के अंदर जो चेंज आया ना डेल्टा एल के अंदर, यानी लेंथ के अंदर जो भी सॉलिड था उसके लेंथ में जो चेंज आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। किस चीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? जब आप एक चीज को इंक्रीज करते हो तो दूसरी चीज भी इंक्रीज हो जाती है, यानी मैंने एक चीज को बढ़ाया तो दूसरी भी बढ़ गई, एक चीज को कम किया तो दूसरी भी कम होगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। और अगर एक चीज को ज्यादा करने से दूसरी चीज कम हो जाए, या एक चीज को कम करें तो दूसरी ज्यादा हो जाए, उल्टा काम हो, तो उसको हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। तो अब जो लेंथ का चेंज था, यानी जो डेल्टा एल था, उसका किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है? अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें किसकी बात हो रही है, ना ओरिजिनल लेंथ की बात हो रही है और ना दूसरी लेंथ की बात हो रही है जो हमारे पास बाद में एक्सपेंशन के बाद लेंथ आई थी। चेंज इन लेंथ की बात हो रही है, डेल्टा एल की बात हो रही है, जो हमारा चेंज आया है लेंथ के अंदर डेल्टा एल, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक तो ओरिजिनल लेंथ के, यानी शुरू में कितनी लेंथ थी, देखिए शुरू में ही अगर लेंथ कम होगी चेंज भी कम आएगा, शुरू में ही लेंथ ज्यादा होगी, कोई बहुत लंबा रोड है उसके अंदर चेंज भी ज्यादा आएगा, तो ओरिजिनल लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी तो लेंथ में चेंज भी ज्यादा आएगा, ओरिजिनल लेंथ कम होगी तो लेंथ में चेंज भी कम आएगा। तो एक तो ये ओरिजिनल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, जो बिल्कुल स्टार्ट में एक्सपेंड होने से पहले, हीट देने से पहले की जो लेंथ थी, और दूसरा किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज पे, कि हमने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, कितना चेंज दिया टेम्परेचर में। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा एक्सपेंशन होगी, ज्यादा चेंज आएगा लेंथ में, और कम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम एक्सपेंशन होगी और कम चेंज आएगा लेंथ में। समझ आ रही है? तो जो लेंथ का चेंज है ना, वो एक तो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, किन चीजों पे, और वो भी आगे से क्या डिपेंड क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा एल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन होता है हमारे पास, एक तो ओरिजिनल लेंथ के और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर के, कि टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा टी के। सही है? टेम्परेचर हमने वो नहीं ले लेना, शुरू वाला टेम्परेचर या बाद वाला टेम्परेचर, ये दोनों हमने टेम्परेचर नहीं लेने, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए अगर हमने 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है, इतना चेंज आया है, तो उस पर डिपेंड करेगी ना, शुरू के टेम्परेचर और बाद के टेम्परेचर से क्या लेना देना, डिपेंड तो वो होगा कि जितना हमने टेम्परेचर बढ़ाया है। अच्छा, ये बात होगी। उसके बाद अब आप देखिए, जब भी हमारे पास ये इस तरह का होता है ना, ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, हमने जब इक्वेशन सॉल्व करनी होती है ना, मैथ में भी आपने जो भी इक्वेशन सॉल्व की होगी उनके दरमियान में इक्वल टू का साइन होता है, हमने उसके दरमियान में क्या लाना होता है, इक्वल टू का साइन। अच्छा, अब फिजिक्स में हम क्या करते हैं, या मैथ में भी आप देखें ना, इक्वल टू के साथ आप किसी न किसी चीज की एक्स वाई जी कोई ना कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं, तो फिजिक्स में भी ऐसे होते हैं। अब आप हमने ये वाला साइन हटा के इक्वल टू का अगर यहाँ पे साइन लगाना है ना, हमें यहाँ पे कोई ना कोई कोफिशिएंट देना पड़ेगा। सही है? हमें कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब इस केस में जब हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं कि लेंथ में जो चेंज आ रहा है, लीनियर एक्सपेंशन हो रही है, लीनियर एक्सपेंशन के केस में जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं ना, वो होता है अल्फा। सही है? वो क्या होता है, वो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, वो होता है हमारे पास अल्फा। तो हम क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को, डेल्टा एल। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये खत्म हो जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। आगे जब हम वॉल्यूम वाला पढ़ेंगे ना, वो भी सेम ऐसी इक्वेशन होगी, सिर्फ उसके अंदर कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, वहां पे कोफिशिएंट बीटा हो जाएगा। समझ आ रही है? तो कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है तो कोफिशिएंट क्या यूज होगा, अल्फा। बाकी हमारी इक्वेशन एज इट इज नीचे आ जाएगी, जैसे हम लिख रहे थे, एल नॉट डेल्टा टी। अच्छा, अब आप देखें, अगर हमने इसमें से अल्फा की वैल्यू निकालनी हो, हमारे पास एमसीक्यू में इस तरह से भी तो आ सकता है ना कभी, वो न्यूमेरिकल में वो हमें बोले कि लेंथ में इतना चेंज आ रहा है, ओरिजिनल लेंथ इतनी थी, टेम्परेचर को इतना चेंज किया, बताओ उसके कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है। अब उस केस में हम क्या करेंगे, मैंने आपको 9th क्लास में बताया हुआ, हम इक्वेशन को घुमा फिरा के ना कोई नई चीज की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ना आपको इक्वेशन को समझ आना सिर्फ जरूरी है। अब आप देखें, हमने अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो अल्फा जो है वो इधर ही रह जाएगा,
और ये जो है ना ये वैल्यू अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, जब दरमियान में कोई साइन नहीं है तो इसका क्या मतलब है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू, अब ये डेल्टा एल से हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है एल नॉट डेल्टा टी क्या हो जाएगी, इससे आके डिवाइड हो जाएगी। तो हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो हम इस वाले फॉर्मूला से अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम बैक आ जाते हैं अपने इसी फॉर्मूला के ऊपर जिसकी हम बात कर रहे थे। हमने ये तो बस हमने अल्फा की वैल्यू देख लिया, हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम इस फॉर्मूला को ना अगर ओपन करें तो देखो डेल्टा एल हमारे पास क्या था, जो हमारी बाद में लेंथ हो गई थी चेंज होने के बाद, एक तो हमने वो लेंथ लिखनी थी और उसमें से हमने माइनस कौन सी करनी थी, अपनी ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल हमारे पास यही था ना, ये देखिए मैं हमने अभी ऊपर जो है वो यहाँ पे डेल्टा एल को पढ़ा हुआ है, ये डेल्टा एल को हमने यहाँ पे जो है वो पढ़ा हुआ है। तो अब ये मैंने डेल्टा एल को बस खोल के लिख दिया, इस इक्वेशन के अंदर जो डेल्टा एल था उसको मैंने खोल के लिख दिया, इक्वल टू अल्फा का साइन हमने एज इट इज डाल देना है। अच्छा, बाकी वैल्यूज भी हमने जो है वो पूरी अपनी एज इट इज जो है वो लिख देनी है, डेल्टा टी। अच्छा, अब आप देखें, हमने अगर लेंथ पता करनी है, अगर हमारे पास क्वेश्चन ज्यादातर इसी तरह आता है ना कि ओरिजिनल लेंथ इतनी थी, टेम्परेचर इतना था, हमने टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया, अब बताओ थर्मल एक्सपेंशन के बाद हमारी लेंथ कितनी हो गई होगी। तो ज्यादातर हमारा क्वेश्चन इसी तरह आता है। तो हमने जब लेंथ पता करनी है कि थर्मल एक्सपेंशन के बाद कितनी हो गई, शुरू में 12 मिलीमीटर थी, टेम्परेचर जो था वो 20 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर को बढ़ा के 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, तो डेल्टा टी हमारे पास जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा टी भी हमारे पास आ गया। अच्छा, एल नोट जो थी शुरू में कितनी थी, 12 मिलीमीटर थी, वो भी हमारे पास आ गया। अल्फा की वैल्यू ज्यादातर न्यूमेरिकल में हमें दी हुई होती है, अल्फा की भी फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें जो है वो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 वैल्यू दे दी है। अच्छा, एल नोट हमें पहले ही पता चल गया कितना था, 12 मिलीमीटर था। ये सब अब हमारे पास आ गया। अब वो कह रहे हैं बताओ थर्मल एक्सपेंशन के बाद लेंथ कितनी हो जाएगी। अब हमने वो जो निकालनी थी, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया, मतलब एक सपोज की हुई थी वैल्यू की 14 मिलीमीटर होती है, जितनी भी हो जाएगी एक्सपेंड होने के बाद, जब वो वैल्यू हमने अगर न्यूमेरिकल में निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। अब उस फॉर्मूला के लिए एल इधर ही रह जाएगा, ये जो है ना अब इक्वेशन के उस साइड पे जाना है। एक ही फॉर्मूला के साथ हम खेल खेल के ना डिफरेंट वैल्यूज अपनी आराम से निकाली जा रहे हैं, लेकिन बहुत मजे का काम है। एल इधर ही रह जाएगा। अब ये जो एल नॉट इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सही है, इधर इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ना ये सिंपल क्या बन जाएगा, एल नॉट प्लस एल्फा और एल नॉट डेल्टा टी। ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज नीचे आ गई, ये एल नॉट इधर आके प्लस हो गया। अब आप देखिए ना, एक हमारे पास वैल्यू ये बन चुकी है, एक वैल्यू ये बन चुकी है, बीच में प्लस का साइन है, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये। हम मैथ में क्या करते हैं, जब हमारे पास इस तरह से दो वैल्यूज होती है, बीच में प्लस या माइनस का कोई भी साइन होता है, हम क्या करते हैं उनके अंदर जो भी सेम चीज होती है, कॉमन चीज होती है, उसको हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर वो सेम टेबल पे जा रही है तो हम उस टेबल को कॉमन ले लेते हैं। और अगर उनके दरमियान जैसे अक्सर हमारे पास मैथ में ABCD XYZ वैल्यूज होती हैं, इसमें भी XYZ है, इसमें इसमें अगर Y है सिर्फ, तो हम देखो Y को कॉमन ले लेंगे क्योंकि Y दोनों में आ रहा है। अब देखिए एल नोट दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एल नोट को कॉमन ले लेंगे। एल नोट हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट लगा के हमने अंदर क्या लिखना है, जो बच जाएगा। अब इस वाली वैल्यू में से पूरा एल नोट बाहर कॉमन आ चुका है, तो अंदर सिर्फ 1 ही बच गया। जिसके पास कुछ नहीं होता हम 1 लिख देते हैं, प्लस का साइन हमारा एज इट इज आ जाएगा। इस वाली वैल्यू में से देखिए एल नोट बाहर चला जा चुका है, कॉमन आ चुका है, ब्रैकेट के साथ लिखा है, इसका मतलब ये वैल्यू जो है ना वो दोनों के साथ लगी है, कॉमन आके बाहर आई है। अच्छा, एल नोट बाहर आ चुका है ब्रैकेट के साथ लग के, तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, अल्फा, और साथ क्या रह जाएगा, डेल्टा टी। ये बहुत सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। जब भी हमने लेंथ निकालनी होगी थर्मल एक्सपेंशन के बाद कितनी लेंथ होगी है, तो हम कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल लेंथ बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 प्लस अपने कोफिशिएंट की वैल्यू लिखेंगे और साथ डेल्टा टी के कितना हमने टेम्परेचर में चेंज दिया है वो लिखेंगे। तो ये देखें, ये हमने जो है वो पूरा समझ लिया अपना फॉर्मूला। अब हम नीचे आ जाते हैं। अल्फा हमारे पास वो कह रहे हैं कि लीनियर एक्सपेंशन की जब हम बात करेंगे ना सिर्फ, तब हम जो है वो कोफिशिएंट क्या लेंगे, अल्फा लेंगे। अब हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। देखिए ना, दो तरह से चेंज मैंने आपको बताया था आ सकते हैं कि या तो अभी हमने लेंथ देख ली कि ये इतनी उसकी लेंथ थी, जब हमने जो है वो उसको टेम्परेचर सॉरी हीट दी, तो उसकी वजह से उसके अंदर एक्सपेंशन हुई और लेंथ जो है वो इतनी लंबी होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल दूसरे केस में हमारे पास ये हो रहा है कि लेंथ इतनी थी हमारे पास और वॉल्यूम इतना था। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, सिर्फ लेंथ में चेंज आया, इतनी हमारी जो लेंथ थी वो इंक्रीज होगी। अब इस केस में क्या हो सकता है कि लेंथ हमारी जो है वो सेम ही रहेगी, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, चौड़ाई जो है ना, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। ये इतना हमारा जो है वो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। तो इसको
उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। तो तब क्या होता है कि टेम्परेचर राइज करने की वजह से अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसे हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और जब लेंथ बढ़ी थी तो बच्चों हमने उसको क्या कहा था, हमने उसको कहा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो वो कह रही है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सॉलिड है, सेम टू सेम बात है, उसका शुरू में वॉल्यूम वी नॉट था, जैसे हमने शुरू में लेंथ एल नॉट देखी थी ना, यहाँ पे हम वॉल्यूम ले लेंगे, जहां जहां हम लेंथ की बात कर रहे थे वहां वहां हम वॉल्यूम लिख देंगे, सेम टू सेम फॉर्मूला है। और जहां हमने कोफिशिएंट अल्फा लिया था यहाँ पे हम कोफिशिएंट क्या ले लेंगे, बीटा ले लेंगे, बिल्कुल सेम है। वहां पे हमारी शुरू में लेंथ एल नॉट थी, यहाँ पे शुरू में वॉल्यूम है तो वो वी नॉट, ये ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा। और टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना था, टी नॉट था। जब हमने इसको हीट किया, हीट करने से नया वॉल्यूम हमारे पास जो है वो V आ जाएगा और नया टेम्परेचर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो अगर अब हमने ये बताना है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया, डेल्टा V कितना है, चेंज कितना है, तो उसका फॉर्मूला यही है ना कि हम V में से V नॉट को माइनस कर देंगे, यानी जितना अब वॉल्यूम हो चुका है और जितना ओरिजिनल वॉल्यूम था उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा V आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शुरू में हमारे पास जो है ना वो उस चीज का वॉल्यूम था 5 मिलीमीटर क्यूब, हमने उसको हीट दी तो वॉल्यूम हो गया 7 मिलीमीटर क्यूब। तो एल नोड हमारे पास कितना था, 5 मिलीमीटर क्यूब, सॉरी वी नोड, और हीट देने के बाद हमारे पास V कितना हो गया, 7 मिलीमीटर क्यूब। तो अगर हमने डेल्टा V निकालना है कितना चेंज आया, तो हम 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 मिलीमीटर क्यूब का चेंज आया है। तो क्या किया हमने, V में से V नोड को माइनस किया। तो देखिए हम यही करें, V में से V नोड को माइनस करें, और डेल्टा T तो हमें पता है ना, T में से T नोड को माइनस करना है कि टेम्परेचर में हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाया है। अच्छा, जिस तरह लीनियर एक्सपेंशन थी उसी तरह वॉल्यूम एक्सपेंशन है। इसके अंदर भी जैसे हमने देखा था ना, जो डेल्टा एल था, चेंज इन लेंथ किस पर डिपेंड कर रहा था, ओरिजिनल लेंथ पे, और दूसरी बात के टेम्परेचर में हमने कितना चेंज दिया है। तो इसी तरह हमारे पास जो डेल्टा वी है ना, जो चेंज इन वॉल्यूम है, जो डेल्टा वी है वो भी ओरिजिनल वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, यानी शुरू में वॉल्यूम कितना था। अगर शुरू में वॉल्यूम कम होगा तो हमारा चेंज भी कम आएगा, शुरू में वॉल्यूम ज्यादा होगा तो चेंज भी ज्यादा आएगा। तो इसका भी क्या है, सेम उसी तरह डायरेक्ट रिलेशन है, वही लाइंस हैं सेम टू सेम जो हमने पीछे पढ़ी है लीनियर एक्सपेंशन में, सिर्फ वहां पे लेंथ की बात हो रही थी, यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। और साथ में जो है वो डेल्टा वी और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज के, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा जो है वो वॉल्यूम में क्या आएगा, एक्सपेंशन आएगा, उतना ज्यादा चेंज आएगा। तो डेल्टा वी भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ही है ना। अच्छा, अब देखिए जिस तरह हमने वहां पे लिखा था ना कि हमारे पास जो है वो, हमने इस फॉर्मूला को जब बनाया था तो हमने इस तरह से ये पूरा लिख लिया था ना कि हमारे पास जो है वो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल नॉट डेल्टा टी के। तो यहाँ पे हम डेल्टा एल की जगह डेल्टा वी लिख देंगे और एल नॉट की जगह वी नॉट लिख देंगे। सेम उसी तरह से हमारा जो है फॉर्मूला बन जाएगा। और इक्वल टू का साइन हमने बीच में लगाने के लिए एक कोफिशिएंट देना था, वहां पे हमने अल्फा दिया था कोफिशिएंट, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, कोफिशिएंट बीटा दे रहे हैं। वॉल्यूम के लिए हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। सेम टू सेम ये हमारी वही इक्वेशन बन रही है उसी तरह से। अच्छा, यहाँ पे ना इन्होंने वैल्यू दी हुई है कुछ लीनियर एक्सपेंशन की, ये वैल्यू आपने लाजमी देख लेनी है, एमसीक्यूज में अंदर अंदर से कभी कभी ये पूछ लेते हैं वो लोग ना, तो आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज याद होनी चाहिए। आप वो वाली याद कर लीजिएगा जो आपकी न्यूमेरिकल्स में अगर रिपीट होती है ना कोई, तो उनको याद कर लीजिएगा बीच में से, वरना ये मिक्स हो जाती है। सिल्वर की, गोल्ड की, एल्यूमिनियम की, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, इसकी क्या नाम है, ग्लास की, ये 3-4 जो है ये इंपॉर्टेंट होती हैं। और स्टील की, ये आपसे पूछी जा सकती है ना, तो आप इनको एक दफा देख लीजिएगा वैल्यूज को भी। अब सेम वैसे वैसे हमने लेंथ का ये फॉर्मूला बना लिया था ना, लेंथ का डेल्टा एल इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ पे बनाया था अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। इसी तरह हमारा वॉल्यूम का बन जाएगा डेल्टा वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, अच्छा अल्फा की जगह हमारे पास कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, बीटा, और वहां पे हमारे पास एल नोट था तो यहाँ पे क्या होगा, वी नोट, यानी वॉल्यूम की बात हो रही है ना। और साथ में हमारे पास क्या होगा, डेल्टा टी, टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड करता है चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, अब देखिए इसी तरह अगर हमने यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालनी हो, जैसे यहाँ हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी, ये बिल्कुल सेम इक्वेशंस हैं, तो बीटा की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू, ये जो वी नॉट डेल्टा टी है वो इधर जाके इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट डेल्टा टी। तो ये देखें बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है ना, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट डेल्टा टी। तो बीटा की वैल्यू हमने ऐसे ही फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब देखें आगे अगर हम इस इक्वेशन को ओपन करके लिखें तो डेल्टा वी हमारे पास क्या होता है, वी माइनस वी नॉट, यानी एक्सपेंड होने के बाद जितना वॉल्यूम हो चुका है और जितना ओरिजिनल वॉल्यूम था उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। अच्छा, बाकी हमारे पास एज इट इज रह जाएगा बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब मेन हमारा मकसद क्या है निकालने का, यहाँ पे हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है कि एक्सपेंशन के बाद हमारा
वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया। ओरिजिनल तो हमें पता था ना, अब हमने ये पता करना है एक्सपेंड होने के बाद कितना हो गया। जैसे हमने यहाँ पे लेंथ पता की थी ना कि एक्सपेंड होने के बाद कितनी होगी है, इसी तरह यहाँ पे हमने वॉल्यूम पता करना है। तो ये जो माइनस हो रहा है यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट माइनस हो रहा है, वो वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू, ये आपकी बुक में स्टेप नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, बीटा और वी नॉट डेल्टा टी, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ये देखें, इस वैल्यू में भी वी नॉट है और ये प्लस का साइन, और ये जो दूसरी वैल्यू है हमारी उसके अंदर भी वी नॉट है, तो दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो हमारे पास सेम ऐसे ही वी नॉट बाहर कॉमन आ जाएगा। इसमें से वी नॉट बाहर जा चुका है, सिर्फ वन बच गया, तो हम यहाँ पे वन लिख देंगे। यहाँ पे देखें बीटा आएगा, वी नॉट बाहर चला गया हमारे पास, और साथ जो है वो डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बन गया है। तो यहाँ पे देखें एज इट इज, ये जैसा लेंथ का फॉर्मूला था ना, सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे एल की जगह वी है, एल नॉट की जगह वी नॉट है, और अल्फा की जगह जो है वो क्या है, बीटा है। क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए जो हम कोफिशिएंट लेते हैं ना, वो क्या होता है, वो बीटा होता है। अच्छा, अब इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उस मटेरियल का वॉल्यूम कितना चेंज आया है, कितना इंक्रीज हुआ है। अब वो कह रहे हैं डिफरेंट सॉलिड्स के लिए बीटा जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे अभी हमने अल्फा की वैल्यू देखी ना पीछे उस टेबल के अंदर जो थी, वो एल्यूमिनियम के लिए डिफरेंट थी, कॉपर के लिए डिफरेंट, सिल्वर के लिए डिफरेंट, गोल्ड के लिए डिफरेंट। तो डिफरेंट सॉलिड्स के लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट थी, इसी तरह डिफरेंट सॉलिड्स के लिए बीटा की वैल्यू भी डिफरेंट होती है, और उनके अंदर जो है वो चेंज भी डिफरेंट आता है। किसी के अंदर ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और किसी सॉलिड के अंदर जो है वो उतनी हीट देने से कम चेंज आएगा। तो चेंज भी जो है वो डिफरेंट आता है डिफरेंट सॉलिड्स के अंदर, क्योंकि उनकी जो है वो प्रॉपर्टी अंदर से डिफरेंट होती है। तो इन सॉलिड्स एटम जो है वो टाइटली अरेंज होते हैं, हमें पता है ना, सॉलिड के एटम्स तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और एक बिल्कुल रेगुलर उनका पैटर्न होता है। गैस के क्या होते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। और लिक्विड्स में भी ये होता है कि गैस से तो कम होते हैं लेकिन उनका भी कोई पैटर्न नहीं होता, सॉलिड का एक बिल्कुल रेगुलर पैटर्न होता है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सारे एटम्स के अंदर और ज्यादा एनर्जी आ जाती है, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, वो और ज्यादा जो है वो एक दूसरे को पुश करने लग जाते हैं, उनकी वाइब्रेशन की जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है। अब इतनी ज्यादा मूवमेंट हो जाती है ना, और पार्टिकल जो वो इतनी स्पीड से मूव करने लग जाते हैं, तो उनके पास अंदर कोई जगह ही नहीं होती। देखिए ना, इस तरह से पार्टिकल्स अगर अरेंज है और ये अचानक से इनको एनर्जी मिल जाए और ये तेजी तेजी से मूव करना चाहे, एक दूसरे को पुश करें, धकेलें, तो इनको तो अंदर और कोई जगह ही नहीं मिलेगी मूव करने के लिए। तो फिर क्या ही हल रह जाएगा कि ये जो मटेरियल होता है ना, ये ही एक्सपेंड होके भर जाते हैं ताकि पार्टिकल्स को जो है वो मूव करने के लिए जगह मिल जाए। इसी वजह से जो है वो हीट देने की वजह से क्या हो जाती है, थर्मल एक्सपेंशन हो जाती है। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक को अच्छे से समझा और सॉलिड्स के अंदर थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है और उसके सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को, वॉल्यूम को और लेंथ में कैसे एक्सपेंशन होती है उसको समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लिक्विड्स की और गैसेस की एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे को कहीं से भी कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस और लेक्चर्स आपको साथ साथ मिलती रहे।